नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। ठीक है, हमने सबसे पहले हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के बारे में परिचर्चा कर ली थी। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आपके लिए एक वीडियो और लाऊं जिसमें तीनों को एक साथ हम जान लें। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, वो वीडियो देखें न देखें, अगर आप ये देख लेंगे तो इसमें मैंने सभी चीज़ों के बारे में परिचर्चा करेंगे और यूट्यूब में ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, एक ही वीडियो में आप आदर्शवाद को भी जानोगे, प्रकृतिवाद को भी जानोगे और प्रयोजनवाद को भी जानेंगे। हम नौ स्तर पे इसके परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाइए और इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको चाहिए तो अपने मित्रों में क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करें। PDF आपको टेलीग्राम यूके टीचिंग परीक्षा में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और उसी के साथ साथ अगर वीडियो आपके लिए पसंद है, आपको मैटर अच्छा लग रहा है, तो अपना फीडबैक कमेंट में हमें दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए रोज़ नए से नए अच्छे से अच्छे टॉपिक ले पाएँ। और 30 जून तक जो डेट आई है आपकी LT एग्ज़ाम का, उस तक हम पहला पेपर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस साथ हो गया, आपका साथ, दृढ़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी मार्गदर्शन आपका अपना चैनल यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। तो आइए जानते हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद के बारे में। ठीक है, जिसे प्रयोजनवाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके फिलोसफर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आदर्शवाद को कौन कौन मानते थे? तो सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, प्लेटो हो गया, डेकार्ट हो गया, ठीक है, स्पिनोजा हो गया, बर्कले हो गया, कांट, फिस्टे, सेलिंग हो गया, हीगल हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, शोपेनहावर हो गया, जेंटाइल हो गया, फ्रॉबले हो गया। ठीक है, फ्रॉबले ने कौन सी विधि, किल्डन गार्डन विधि किसने के प्रतिपादक कौन है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और दो भारतीय दार्शनिक आपके विवेकानंद और गांधी जी हो गए। ये किसको मानते हैं? ये आदर्शवाद को मानते हैं। ठीक है, ये आदर्श आइडियलिज्म को मानते हैं। प्रकृतिवाद के बाद में बात करूं तो अरस्तु को इसका क्या प्रतिपादक कहा जाता है? ठीक है, प्रकृतिवाद का। ठीक है, इसके क्या समर्थक हैं? काम्टे हो गए, हॉब्स हो गए, डार्विन हो गए, लेमार्क हो गया, हक्सले हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, बर्नार्ड शॉ हो गए, सैमुअल हो गया, बटलर, और दो भारतीय आपके दार्शनिक हो गए, रूसो और टैगोर जी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? ये आपके रूसो आपका यूनानी है और टैगोर जी, ठीक है, ये क्या बोलते हैं आपके? ये बोलते हैं कि बालक की शिक्षा कैसी प्रकृति में होनी चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो क्या अपने अनुभव से सीखेगा प्रकृति में। ठीक है, जैसे जली हुई आग को छू के वो जलेगा, ठीक है, उससे ही सीखेगा। ठीक है, खुद करके सीखेगा, प्रकृति में उसे स्वतंत्र छोड़ देना है। ठीक है, प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद कहूं तो इसके अगर प्रतिपादक बोलूं तो CV पियर्स हैं। ठीक है, समर्थक में विलियम जेम्स और सिलर हो गए। ठीक है, जॉन डीवी और किलपैट्रिक इसके क्या हैं? फिलोसफर हैं प्रमुख। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम जानते हैं इसके आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, तो जो क्या है, जो आदर्शवाद है यह दर्शन ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है। आदर्शवाद क्या करते हैं? आदर्शवाद का जो दर्शन है, जो दार्शनिक है, जो फिलोसफी है, ये ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है। ठीक है, और जो क्या है, जो प्रकृतिवाद है, ये क्या बोलते हैं? यह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, है। ठीक है, यह बोलता है कि प्रकृति ही सब कुछ है। और जो क्या है, प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद है, ईश्वर की सत्ता तभी तक है जब तक कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रयोगवादी क्या बोलते हैं? प्रयोजनवादी बोलते हैं कि ईश्वर की सत्ता तभी तक है जब तक कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, आदर्शवादी बोलते हैं मन, विचार व आत्मा वास्तविक है, लेकिन प्रकृतिवादी बोलते हैं प्रकृति ही सब कुछ है। प्रयोजनवादियों ने क्या कहा कि वास्तविक सत्ता पूर्व निर्मित नहीं है। ठीक है, तो तीनों को एक साथ समझेंगे तो आप आसानी से समझेंगे। आदर्शवादियों ने क्या बोला कि आध्यात्मिक पूर्णता पर विश्वास करते हैं आदर्शवादी, जबकि प्रकृतिवादी यथार्थ तथा भौतिक जगत की पूर्णता। ठीक है, जो प्रकृति है यही सब कुछ है, प्रकृतिवादी बोलते हैं। और प्रयोजनवादी क्या बोलते हैं? मानव की शक्ति की महत्ता पे बल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चौथा आपके लिए, आदर्शवादी बोलते हैं मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार नैतिक आदर्शों की स्थापना करता है। आदर्शवादियों ने क्या बोला कि मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार अपने नैतिक आदर्शों की स्थापना करेगा, लेकिन जो प्रकृतिवादी हैं वो बोलते हैं मनुष्य में जन्मजात शक्तियां होती है। ठीक है, मनुष्य में क्या होती हैं? जन्मजात शक्तियां होती हैं। ठीक है, और प्रयोजनवादियों ने क्या बोल दिया कि संसार एक प्रयोगशाला है जिसमें मानव अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट को समझोगे तो दो उसके नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है,
कहीं कहीं तीनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट है आदर्शवादियों ने विचारों पर बल दिया और प्रकृतिवादियों ने अंतिम सत्ता भौतिक है। ठीक है, जो प्रकृति है यही क्या है, जो भौतिक है यही क्या है, अंतिम सत्ता है। और प्रयोजनवादियों ने क्या बोला है, सत्य परिवर्तनशील है। ठीक है, 6 पॉइंट है आपके लिए, मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है आदर्शवादी। ठीक है, और जो प्रकृतिवादी हैं ये बोलते हैं विकास के सिद्धांत पे इन्होंने बल दिया। और जो अपना क्या है प्रयोजनवादी या प्रयोगवाद है वो बोलते हैं कि उपयोगिता का सिद्धांत उन्होंने बल दिया। ठीक है, आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिया और प्रकृतिवादियों ने प्रकृति ब्रह्मांड के मूल कारण है, प्रकृति ही क्या है, ब्रह्मांड का मूल कारण है, ऐसा प्रकृतिवादी कहते हैं। ठीक है, प्रयोजनवादी क्या बोलते हैं, सामाजिक जीवन पे प्रयोजनवादियों ने बल दिया था। ठीक है, 8वां पॉइंट है आपके लिए, आदर्शवादियों ने क्या बोला कि इन्होंने आध्यात्मिक संसार पर बल दिया आदर्शवादियों ने। ठीक है, और प्रकृतिवादियों ने किस पे बल दिया, मानव संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कौन बोलते हैं, प्रकृतिवादी बोलते हैं। और विचार क्रिया का परिणाम है, कौन बोलते हैं, प्रयोगवादी या प्रयोजनवादी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, 9वां पॉइंट है विविधता में एकता का सिद्धांत पर बल देता है आदर्शवादी। और जीवन का उद्देश्य सुखी जीवन व्यतीत करना है, ऐसा प्रकृतिवादी कहते हैं। प्रकृतिवादियों का दर्शन है जीवन की वास्तविकता पर बल कौन देता है, प्रयोगवादी या प्रयोजनवादी देते हैं। ठीक है, जीवन का उद्देश्य आत्मानुभूति है। क्या बोला आदर्शवादियों ने, जो जीवन है उसका उद्देश्य ही क्या है, आत्म अनुभूति है। लेकिन प्रकृतिवादियों ने क्या बोल दिया, जीवन का उद्देश्य स्वतंत्र अनुभूति होता है। और प्रयोजनवादियों ने ये क्या बोल दिया कि जीवन का उद्देश्य निश्चित नहीं, यह बदलता रहता है। ठीक है, प्रकृतिवादियों ने बोला जीवन का उद्देश्य स्वतंत्र अनुभूति होता है और प्रयोजनवादियों ने बोला जीवन का उद्देश्य निश्चित नहीं, यह बदलता रहता है। ठीक है, देखो आदर्शवादियों ने क्या बोला, मूल्य पहले से निर्धारित होता है, आदर्शवादियों ने बोला। और प्रकृतिवादियों ने क्या बोला, आदर्श या मूल्य नगण्य होता है। और प्रयोगवादियों ने क्या बोला, मूल्य पहले से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, और देखो आदर्शवादियों ने एक तत्ववादी भावना पे बल दिया, जबकि प्रकृतिवादियों ने एक तत्ववादी पे इन्होंने भी बल दिया, दोनों ने एक तत्ववादी पे बल दिया। और जो प्रयोगवादी या प्रयोजनवादी है इन्होंने बहुतत्ववादी भावना पे बल दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बहुतत्ववादी की भावना पर बल दिया, तो किसने दिया, प्रयोगवादी या प्रयोजनवादियों ने दिया। या फिर आपका 2 पूछेगा कि किसने तत्ववादी भावना पर बल दिया, तो किसने दिया, आदर्शवादियों ने भी दिया और प्रकृतिवादियों ने भी दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम जानेंगे शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, तीनों के बारे में परिचर्चा करेंगे। आदर्शवादियों ने क्या बोला, छात्र के आध्यात्मिक विकास पर आदर्शवादियों ने बल दिया, जबकि प्रकृतिवादियों ने भौतिक विकास पर बल दिया। ठीक है, और प्रयोजनवादियों ने सामाजिक एवं भौतिक विकास पर बल दिया। ठीक है, तीनों को एक साथ समझना है। आदर्शवादियों ने क्या बोला कि छात्र का आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं, कौन, अपने आदर्शवादी। ठीक है, और जो क्या है प्रकृतिवादी है उन्होंने क्या बोला कि बालक का भौतिक विकास पे बल दिया। और जो प्रयोजनवादी है इन्होंने सामाजिक एवं भौतिक विकास पे बल दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आदर्शवादियों ने शिक्षा में बालक का द्वितीय स्थान है। आदर्शवादियों ने क्या बोला, जो शिक्षा है उसमें बालक का द्वितीय स्थान है। और प्रकृतिवादियों ने बोला कि शिक्षा में बालक का मुख्य स्थान है। और प्रयोजनवादियों ने क्या बोला कि शिक्षा में बालक का भी मुख्य स्थान है। ठीक है, यहाँ प्रयोजनवादी और प्रकृतिवादियों ने क्या बोला कि शिक्षा में बालक का मुख्य स्थान है, प्रयोजनवादी और क्या प्रकृतिवादी बोलते हैं, जबकि आदर्शवादियों ने क्या बोला कि बालक का द्वितीय स्थान है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है, आध्यात्म शास्त्र और राजनीति शास्त्र है, आदर्शवादी बोलते हैं। जबकि प्रकृतिवादी क्या बोलते हैं, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है, मनोविज्ञान है। और प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, देखो आदर्शवादियों ने क्या कहा है, ये दर्शन मानसिक शक्तियां, चिंतन, तर्क, निर्णय, स्मृति आदि पर बल देता है। आदर्शवादी क्या मानसिक शक्तियों पे चिंतन हो गया, तर्क हो गया, निर्णय हो गया, स्मृति आदि पर बल देता है। जबकि जो आपका प्रकृतिवाद है यह दर्शन मूल प्रवृत्तियों, संवेगों और व्यवहार पर बल देता है। प्रयोगवादी या प्रयोजनवादी यह दर्शन प्रयोग या अभ्यास पर, ठीक है, प्रयोग या अभ्यास पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5वां कि शिक्षा का केंद्र शिक्षक तथा पाठ्यक्रम है। आदर्शवादियों ने क्या बोला, जो शिक्षा का केंद्र है, ठीक है, शिक्षा का केंद्र कौन है, शिक्षक और पाठ्यक्रम है, जो बिल्कुल नेगेटिव है आज के संदर्भ में। ठीक है, प्रकृतिवादियों और प्रयोजनवादियों ने क्या बोला कि शिक्षा का केंद्र में क्या है, बालक है,
बालक अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करेगा, ठीक है। बालक अपने अनुभव से, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, क्रिया करके सीखेगा। बालक क्या है, शिक्षा के केंद्र में है, तो बालक को शिक्षा के केंद्र में रखना पड़ेगा, जिससे उसका क्या स्वांगीण या चहुमुखी विकास हो पाए। ऐसे प्रयोजनवादी और प्रकृतिवादी बोलते हैं। जबकि आदर्शवादियों ने बिल्कुल ही क्या कर दिया, उल्टा बिल्कुल नेगेटिव बोल दिया कि केंद्र में शिक्षक और पाठ्यक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह आपका शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं आदर्शवादियों के अनुसार, प्रकृतिवादियों के अनुसार और प्रयोजनवादियों के अनुसार, ठीक है। तो तीनों को जान लेते हैं। तो आत्मबोध अनुभूति, ठीक है। आदर्शवादियों ने बोला कि जो शिक्षा का उद्देश्य है ये क्या है, आत्मबोध और आत्मानुभूति है। जबकि प्रकृतिवादियों ने बोला कि आत्म अभिव्यक्ति है, और प्रयोजनवादियों ने क्या बोला कि सामाजिक कुशलता है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है, आदर्शवादियों ने सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के लिए इस पे बल दिया, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम का नारा किसने दिया, आदर्शवादियों ने दिया। वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता की प्राप्ति करनी है, किसने बोला, प्रकृतिवादियों ने बोला। और साधन पूर्ण तथा साहसपूर्ण मस्तिष्क का विकास करती है, किसने कहा, प्रयोजनवादियों ने कहा, ठीक है। देखो आत्म अनुभूति पे बल देते हैं आदर्शवादी, संघर्ष के लिए तैयारी प्रकृतिवादी बल देते हैं, नवीन मूल्यों का निर्माण करना प्रयोजनवादी इस पे बल देते हैं, ठीक है। शाश्वत मूल्यों का विकास करना, ऐसा कौन बोलते हैं, आदर्शवादी बोलते हैं। लेकिन पूर्ण जीवन के लिए तैयारी करना क्या है, प्रकृतिवादी, पूर्ण जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए, ऐसे प्रकृतिवादी कहते हैं। और सामाजिक कुशलता का विकास करना, ऐसे प्रयोगवादी या प्रयोजनवादी कहते हैं, ठीक है। पवित्र जीवन की प्राप्ति करना क्या है, आदर्शवादियों का विचार है। जबकि क्या, प्रकृतिवादियों ने बोला कि जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विकास करना, ठीक है। और प्रयोजनवादियों ने क्या कहा कि वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता ही विकास है, ये प्रयोजनवादी कहते हैं। 6 पॉइंट है आपका कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्व निश्चित है। आदर्शवाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन उद्देश्य के क्षेत्र में है, ऐसा आदर्शवादी सोचते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा बोलते हैं। जबकि प्रकृतिवादी क्या बोलते हैं, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। प्रकृतिवादियों ने क्या बोला कि शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निश्चित नहीं होते हैं, और प्रयोजनवादियों ने क्या बोल दिया कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य अनिश्चित हैं, और वे देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। शिक्षा के उद्देश्य क्या, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या एम्स ऑफ एजुकेशन जाना, आदर्शवाद का, प्रकृतिवाद का, प्रयोजनवाद का। अब हम तीनों के पाठ्यक्रम जान लेते हैं कि आदर्शवाद ने कैसे पाठ्यक्रम पे बल दिया, प्रकृतिवाद ने कैसे पाठ्यक्रम पे बल दिया, और प्रयोजनवादियों ने कैसे पाठ्यक्रम पे बल दिया, ठीक है। आदर्शवादी क्या बोलते हैं कि पाठ्यक्रम मूल्य आधारित होना चाहिए, मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो मूल्यों पर आधारित है। कौन बोलता है, आदर्शवादी बोलते हैं। जबकि प्रकृतिवादियों ने बोला कि पाठ्यक्रम की रचना बाल केंद्रित अर्थात बालकों की रुचियों के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। जो शिक्षा नीति अभी चल रही है ये बाल केंद्रित है, ठीक है। बालकों की रुचि, जिज्ञासा, इच्छा के अनुसार ही पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। और प्रयोजनवादियों ने क्या बोला, बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, स्वाभाविक क्रियाओं, अनुभव पर बल दिया, ठीक है। तीनों के बारे में समझ कि पाठ्यक्रम के बारे में किसने, आदर्शवादियों ने क्या बोला कि मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, और प्रकृतिवादियों ने बोला कि क्या बाल केंद्रित, बालकों की रुचियों के आधार पर होना चाहिए। प्रयोजनवादियों ने बोला क्या, रुचि, आवश्यकताओं, स्वाभाविक क्रियाओं के अनुभव पर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सभ्यता की उत्कर्ष की झलक मिलती है आदर्शवादियों में, जबकि प्रकृतिवाद में आत्मरक्षा करने के विषयों पर बल दिया गया, और प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद में उपयोगिता के आधार पर बल दिया गया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मानवीय विषयों पर बल दिया गया आदर्शवादियों ने, जबकि प्रकृतिवादियों ने मानवीय विषयों पर बल दिया, और वहीं वैज्ञानिक विषयों पर बल देता है प्रयोजनवाद, ठीक है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम की रचना विचारों, आदर्शों और शाश्वत मूल्यों के अनुसार होनी चाहिए, ऐसे विचार किसके हैं, ऐसे विचार आइडियलिज्म की हैं। जबकि नेचुरलिज्म क्या बोलता है, पाठ्यक्रम बालक की प्रकृति, रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं आदि के अनुसार होना चाहिए। और प्रयोगवादी या प्रयोजनवादी बोलते हैं कि प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है आपके लिए कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य विषय हैं आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, साहित्य, संगीत आदि, ठीक है। इस पे बल देता है आदर्शवादी। जबकि प्रकृतिवादी क्या बोलता है, मुख्य विषय क्या है, शरीर विज्ञान, शाश्वत विज्ञान, पदार्थ हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, वनस्पति हो गया, ठीक है, जो प्रकृति पे बल देता है। प्रयोजनवादियों ने क्या बोला कि पाठ्यक्रम के मुख्य विषय क्या होने चाहिए, स्वास्थ्य विज्ञान हो गया, शारीरिक परीक्षा
शिक्षण हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, ऐसे पाठ्यक्रम के मुख्य विषय होने चाहिए। ठीक है, अब तीनों में हम शिक्षण विधियों की बात करेंगे। ठीक है, आदर्शवाद में शिक्षण विधियों के बारे में, प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियों के बारे में, और प्रयोजनवादियों ने कौन से शिक्षण विधियों को अपनाया। ठीक है, देखो आदर्शवाद ने प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, तर्क विधि, वाद विवाद विधि, निर्देशन विधि और पुस्तक विधि, पुस्तक पठन विधि, तो ये इतने। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, तर्क विधि, वाद विवाद विधि, निर्देशन विधि और पुस्तक पठन विधि कौन अपनाते हैं? आदर्शवादी अपनाते हैं। जबकि प्रकृतिवादियों ने मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा, डाल्टन पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति और ह्यूरिस्टिक पद्धति, ये प्रकृतिवादियों की क्या है? मुख्य शिक्षण विधियां हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये विधियां, याद रख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। ठीक है, जबकि प्रयोजनवादियों ने किन शिक्षण विधियों पे बल दिया? योजना विधि, ठीक है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और एकीकरण द्वारा सीखना, ये क्या है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में शिक्षण की विधियां क्या होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो आदर्शवाद में शिक्षक का क्या स्थान है? टीचर। प्रकृतिवाद में क्या है और प्रयोजनवाद में क्या है? ठीक है, तो बात करूं तो आदर्शवाद में अध्यापक का मुख्य स्थान है, जबकि प्रकृतिवाद में इसका गौण स्थान है, इसमें छात्र मुख्य हो जाएगा, करके सीखेगा, प्रकृति में सीखेगा, और प्रयोजनवाद में क्या? अध्यापक का मार्गदर्शन मित्र सलाहकार के रूप में होगा। ठीक है, प्रयोजनवादियों ने क्या बोला? जो शिक्षक है वो उसका क्या कार्य है? उसका मार्गदर्शन का कार्य है, वो मित्र की दृष्टि से, सलाहकार की दृष्टि से छात्र का क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण, वह बच्चों का मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक है। आदर्शवादियों ने फिर बोल दिया। प्रकृतिवादियों ने क्या बोला? कि अध्यापक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और क्या बोला प्रयोजनवादियों ने? अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण है, अध्यापक के परंपरागत कार्यों का विरोध, अध्यापक के कार्य मार्गदर्शन, परामर्श एवं अच्छे सामाजिक वातावरण का निर्माण करना होता है। ठीक है, देखो आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक एक माली है। शिक्षक क्या है? एक माली है। बालक एक पौधा है। माली रूपी शिक्षक की उचित देखरेख में बिना पौधे रूपी बालक का विकास नहीं हो सकता है। ये पुछले का स्टेटमेंट। तो किस वाद ने, किस दर्शन ने कहा कि शिक्षक एक माली है, बालक एक पौधा है, माली रूपी शिक्षक की उचित देखरेख में बिना पौधे रूपी बालक का विकास नहीं हो सकता है? तो आदर्शवादियों ने कहा। जबकि प्रकृतिवादियों ने क्या बोला? कि प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सबसे उत्तम शिक्षक है। बच्चे को छोड़ दो प्रकृति में, अपने आप करके सीखेगा, चाहे वो गिरे, चाहे उसे लगे, चाहे वो जल जाए, वो करके अपने अनुभव से सीखेगा। ठीक है, जब गलती होगी उसके बाद वो सीखेगा, स्वयं सीखेगा। ठीक है, शिक्षक का कोई स्थान है तो वह रंगमंच तैयार करने का है, पर्दे के पीछे रहने के वाले रूप में ही शिक्षक का स्थान बताता है प्रकृतिवादी। और प्रयोजनवादी क्या बोलते हैं? शिक्षक का कार्य बालक के सामने ऐसी सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनमें रहते हुए अपनी रुचि और योग्यताओं के अनुसार समस्याओं को कुशलतापूर्वक समाधान कर सके। क्या बोल दिया प्रयोजनवादियों ने? कि शिक्षक को ऐसे समाधान रखने हैं बालक के सामने कि वो करके सीखेगा। ठीक है, वो अपनी योग्यता के अनुसार क्या करेगा? समस्या का समाधान करेगा। ठीक है, तो ये आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान, प्रकृतिवाद में शिक्षक का स्थान और प्रयोजनवाद में जाना। अब तीनों में हम जान लेते हैं। आदर्शवाद में छात्र का स्थान क्या है? कि विचार व आदर्श केंद्रित है, बच्चों का गौण स्थान किसमें? आदर्शवाद में है। बालक केंद्रित शिक्षा, प्रकृतिवादियों ने बोला कि जो छात्र का स्थान है ये बालक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित होनी चाहिए। और वही प्रयोजनवादियों ने बोला कि बालक का विशेष स्थान है। दोनों ने बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया। ठीक है, विद्यालय की बात करूं तो आदर्शवादियों ने क्या बोला? कि आदर्शात्मक स्थान होना चाहिए विद्यालय। ठीक है, और प्रकृतिवादियों ने बोला कि प्राकृतिक वातावरण के रूप में होना चाहिए, प्रकृति में होना चाहिए, शहरों से दूर होना चाहिए, प्राकृतिक, जहाँ क्या हो? सुनसानी हो। ठीक है, जहाँ का वातावरण क्या हो? अच्छा हो, सुनसान हो, शांत हो, ऐसे वातावरण में विद्यालय होना चाहिए, प्रकृतिवादियों ने कहा। जबकि विद्यालय में प्रयोजनवादियों ने क्या बोला? सामुदायिक जीवन केंद्र समाज का लघु रूप है। इनने क्या बोला? कि जो सामुदायिक जीवन का केंद्र है समाज का लघु रूप है। ठीक है, उसी के अनुसार आदर्शवादियों ने बोला कि आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय ही नियमित शिक्षा का केंद्र है। आदर्शवाद
आदर्शवादियों ने क्या बोला, जो विद्यालय है यही क्या है, नियमित शिक्षा का केंद्र है। जबकि क्या बोला प्रकृतिवादियों ने, प्राकृतिक के अनुसार प्रकृति का विस्तृत प्रांगण ही विद्यालय है। प्रकृति का जो विस्तृत, जो पर्यावरण का जो विस्तृत प्रांगण है वही विद्यालय है। और प्रयोजनवादियों ने क्या बोला, विद्यालय सीमित मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन करता है, प्रयोजनवादियों ने बोला। ठीक है, अब आपका लास्ट अंतिम फैक्ट है जिसमें हम आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन, प्रकृतिवादियों के अनुसार अनुशासन और प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुशासन जानेंगे। ठीक है, तो आदर्शवादियों ने क्या बोला कि आदर्शवाद ने क्या प्रभावात्मक अनुशासन पे बल दिया, जबकि प्रकृतिवाद ने क्या बोला कि प्रकृतिवाद मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। प्रयोजनवादियों ने क्या, प्रयोजनवादी सीमित मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, आदर्शवादी नियंत्रित स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन चाहते हैं, जबकि प्रकृतिवादी बालक को अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करके प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन चाहते हैं। ठीक है, बालक को छोड़ दो, प्रकृति में अनियंत्रित होगा। ठीक है, वो खुद करके सीखेगा। ठीक है, स्वतंत्रता उसे प्रदान कर दो। जैसे प्रकृति में क्या है, कहीं पे आग जली है, उसने आग को छुआ तो वो छूने से जल गया। ठीक है, छूने से जला तो वो खुद करके सीखेगा। ठीक है, उसके परिणामों से वो अनुशासित होगा, दूसरी बार से आग पे हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, देखो प्रयोजनवादियों ने क्या बोला कि प्रयोजनवादी व्यक्तिगत अनुशासन के सभी रूपों को बुरा मानते हैं और वे सामाजिक समझदारी पर आधारित अनुशासन चाहते हैं, प्रयोजनवादी। ठीक है, अब अंतिम फैक्ट है आपके लिए कि आदर्शवादियों ने प्रभावात्मक अनुशासन पर बल दिया, जबकि प्रकृतिवादियों ने प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन, सुख दुख के सिद्धांत के आधार पर अनुशासन पर बल दिया, और प्रयोजनवादियों ने, प्रयोगवादियों ने सामाजिक अनुशासन पे बल दिया। तो साथियों हमने क्या, हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ठीक है, हमने इनके क्या प्रतिपादक हो गए, इनके सिद्धांत हो गए, शिक्षा का स्तर हो गया, शिक्षण विद्या हो गई, विद्यालय का स्वरूप हो गया, अनुशासन हो गया, बालक का क्या स्थान है, शिक्षक क्या स्थान है, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की है। हमने 20 से 22 मिनट में हमने तीनों दर्शन के हमने प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद कर लिया है। इधर से बाहर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये करके चले जाओ। बाकी और डीपली पढ़नी है तो तीनों के हमारे अलग अलग वीडियो पहले पढ़े हुए हैं, वहाँ से पढ़ लो। उसके बाद आप रिवीजन के लिए ये वाली को पढ़ लेना। ठीक है, रिवीजन के लिए आप इस पीडीएफ को पढ़ के जाना, या क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से आप ले लेंगे, कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट में फीडबैक देंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान हो, पेडागोगी हो, शिक्षण अभिरुचि हो, उत्तराखंड जीके जीएस हो। ठीक है, और हिस्ट्री की तो हमारी चर्चाएं चल चुकी हैं। ठीक है, 2 भाग हमारे आने वाले ही हैं, एक भाग आ गया, एक भाग और आपके लिए आने वाला है। मध्यकालीन भारत हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, और जल्द ही आपके लिए ज्योग्राफी के 2 भाग, ठीक है, भौतिक भूगोल, और हम एक वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, जितना भी हो सकेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना मित्रों में शेयर किया, आपका फीडबैक पे डिपेंड करता है कि हम आपके लिए एक दिन में कितनी कक्षाएं ले सकते हैं। ठीक है, सारे आपके लिए ऑनलाइन में, सारे आपके लिए पेड कोर्स मैं आपको निःशुल्क दे रहा हूँ। ठीक है, जितना भी पेड कोर्स है, ठीक है, इसके लिए कोई पैसे नहीं है, आपके लिए निःशुल्क UYT पे आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। आप आराम से यहाँ पढ़ सकते हो, आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस आप हंसते हंसते प्यार से पढ़ते रहो पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। थैंक यू सो मच।